बैक स्टूडेंट्स। मैंने एक छोटा सा चेंज किया हमारी वीडियोस में कि हर एक टॉपिक से पहले जो मैं आपका रिवीजन लेती थी वो अब मैं नहीं लूंगी, बिकॉज एज यू नो इट्स माय चॉइस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जोक्स अपार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेशन मीन्स कि सुपीरियर के नीचे आना, ये तो आप समझ गए। सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट को छोड़ के आप जर्नल इंटरेस्ट को महत्व दे रहे हो। महत्व ज्यादा हिंदी हो गई, चलो कोई नहीं। जर्नल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब जर्नल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बेसिकली। अब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मतलब क्या है कि मान लो कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को अच्छी से अच्छी सैलरी मिले और मेरे को कम से कम काम करना पड़े, आरामदायक की जिंदगी जीऊं। अब हर एम्प्लॉय ऐसी चाहता होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भाई अगर मैं किसी को 45,000 या 60,000 दे रही हूँ तो कम से कम उतना काम भी तो निकालूंगी, बल्कि उससे ज्यादा काम निकालेंगे। तो क्या होता है इस केस में पर्सनल और जनरल इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी होती है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। तो हमें सबऑर्डिनेट करना पड़ता है अपना खुद का इंटरेस्ट किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। दूसरा पॉइंट, अब वो होगा कैसे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ऑब्वियस है यार, ये वर्ड तो इतना पढ़ चुके हैं ना हम कि हद नहीं। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ लो कोऑर्डिनेशन गोल्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। अब मान लो कि मैं एक मैनेजर की रिलेटिव हूं, या फिर ये मान लो कि मैं उसकी कोई फेवरेट पर्सन हूं, ठीक है। अब आई एम डिमांडिंग कि मेरे को 60,000 मिले मेरे काम के लिए, ठीक है। एक तरफ है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। अब इस केस में मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर मेरे को चूज नहीं करेगा, या मैनेजर सिर्फ मेरे को नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे मतलब आता है स्टेक होल्डर्स किसको कहते हैं? स्टेक होल्डर्स का मतलब वो लोग जो भी कंपनी से एसोसिएटेड है किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉइज हो गए, हमारे वर्कर्स हो गए, मतलब सब के सब हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं, ठीक है। अब मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर को इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, तो मैनेजर किसे प्रेफरेंस देगा? मैनेजर हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रेफरेंस देगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब जब हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तब क्या होता है? एक तो भाई कोऑर्डिनेशन आता है, दूसरा हम गोल्स अचीव कर पाते हैं। और नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हम ये वॉयलेट करते हैं? वो ये कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर वो मेरे को आज फेवर कर रहा है या अपनी फैमिली को फेवर कर रहा है, 60,000 रुपए मेरे को देगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी तो लॉस हो रहा है ना, किसी ना किसी का तो हक मार ही रहा है वो भी मेरे को जो हक देने के लिए, तो वो चीज गलत है, याद रखना। बस सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। समझ आया? अब दूसरा प्रिंसिपल करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी अथॉरिटी है हमारी, अथॉरिटी वो सारी की सारी किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, यानी कि जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं उन लोगों के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डेलीगेट कर देना अपनी अथॉरिटी को। किसको? अथॉरिटी को। और किसको करोगे डेलीगेट? लोअर लेवल को। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि सारा बर्डन सिर्फ एक पर्सन पे ना आए, वो बर्डन डिवाइड हो जाए पर्सन टू पर्सन करके। अच्छा मान लो अगर मैं सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे दूंगी तो आपको लगता है कि बहुत आसानी से वो काम कर पाएगा? मतलब एक बेचारी नन्ही सी जान वो सब काम कैसे संभालेगी? इसलिए ना ही हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब सारी की सारी अथॉरिटी भी हम लोअर लेवल को नहीं दे सकते। इसीलिए इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कि कुछ पार्ट आप सेंट्रलाइज रख लो और कुछ पार्ट आप डिसेंट्रलाइज कर लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जो रूटीन वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो बिजनेस में
डेली वर्क है, रूटीन बेसिस पे चलता ही रहता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स परचेज करना, परचेज या सेल करना किसी चीज को, तो वो हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने लोअर लेवल को या सबऑर्डिनेट्स को हम वो दे सकते हैं। लेकिन जो प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या रहेंगी, सेंट्रलाइज, यानी कि वो सिर्फ किसको मिलेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। अब छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना होगा, फ्योर ये कहते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज डिसाइड करेगा, प्लान डिसाइड करेगा, और जो बाकी का रूटीन वर्क है वो अपने लोअर लेवल को दे देगा, जिससे कि वो काम कर सके। अब उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि फास्ट डिसीजन ले पाएगा कौन, लोअर लेवल। उसके बाद स्ट्रिक्टली कंट्रोल कौन कर पाएगा, टॉप लेवल। समझ आ गया। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, याद है ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि अगर ज्यादा अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो मिसयूज होगा। वही चीज है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे सारी की सारी अथॉरिटी, क्या होगा भाई, मिसयूज होगा। लेकिन अगर सारी की सारी अथॉरिटी हम सेंट्रलाइज कर देंगे तो काम में डिले हो जाएगा। वही वाला पॉइंट लिखा है हमने, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला, कि अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज होगा, अथॉरिटी कम होगी तो डिले होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। एम ऑफ द प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमने। इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, मैं आपको समझाऊंगी कि उसका मतलब क्या बाद में। यहाँ मैंने ई, ए, पी, सी, अब आप ये मत सोचो कि मैं आपको एबीसीडी सिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल नहीं है, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है किस बारे में, पहले हम ये जान लेते हैं। ये प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कम्युनिकेशन कैसे अकर होता है या किस तरीके से करा जाता है। स्केलर चेन है और एक चीज है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक पहले मैं समझा देती हूँ। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि अगर ई को और ओ को कम्युनिकेट करना है, ई को और ओ को कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम अथॉरिटी पे है, किसी भी डिपार्टमेंट की सेम अथॉरिटी पे। याद रखना वर्ड। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि अगर दो पर्सन जो कि सेम अथॉरिटी में लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट में है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ई को ए के साथ करना है कम्युनिकेट, जो कि टॉप लेवल पे है, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, अगर ई को ए से कम्युनिकेट करना है, क्या वो कर पाएगा? नहीं, हर केस में नहीं कर सकता। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के ही केस में वो कम्युनिकेट कर सकता है। ये था हमारा गैंग प्लैंक का मतलब। अब स्केलर चेन क्या होता है? मान लो ई को ओ को कम्युनिकेट करना है, गैंग प्लैंक में तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन स्केलर चेन में पहले ये चीज यहाँ करते करते यहाँ आ जाएगी। समझ में आया? मतलब ये सीरीज ऐसे करके चलेगी। ई को डी से बात करनी पड़ेगी, ये इससे करेगा, फिर जाके ओ तक बात पहुंचेगी। बहुत लंबा हो रहा है ना। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को, सेम पर्सन हो, जो अथॉरिटी भी सेम हो, डिपार्टमेंट या डिफरेंट हो, स्टिल अगर किसी को बात करनी है किसी से, उसको प्रॉपर पूरा चेन फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज स्केलर चेन। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होते हैं कि फंक्शनिंग बहुत स्मूथ रहती है, कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ रहता है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात इसने यहाँ तक रही, उसके दिमाग में आधी बात रहेगी, आधी बात रहेगी नहीं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हाफ इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये था उसका नेगेटिव इफेक्ट। फिर दूसरी चीज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, जो आप पढ़ चुके हो दूसरे प्रिंसिपल में, वो भी यहाँ अप्लाई नहीं हो पाता है प्रॉपरली। फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स पे आते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग बताया था। दूसरा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, बिल्कुल भी आराम से वो कम्युनिकेट कर लेते, और इसमें यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई हो जाता है।
ये था हमारा 9th प्रिंसिपल स्केलर चेन। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर जो रिलेटेड होता है वो बेसिकली डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इसमें भी यही होता है कि हमें ऑर्डर लाइंस फॉलो करनी होती है कि जो चीज जहां पर है, जिस चीज की जगह जहां है वहां उसको प्लेस कर दिया जाए। मान लो कि मेरे को कोई टूल चाहिए, या मान लेते कि मेरे को मेरा बॉस चाहिए अभी गाइडेंस के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरा बॉस कहाँ होगा, जो कि बहुत ही फालतू बात है, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, प्रिंसिपल बनाया गया है। तो हमें बेसिकली ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, जिससे कि वेस्टेज ना हो टाइम का उस चीज को ढूंढने में, वेस्टेज नहीं हो टाइम का ढूंढने में। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी इसी से इंस्पायर्ड है। अगर वेस्टेज टाइम का नहीं होगा, लेकिन वेस्टेज किस चीज का होगा, आप पॉसिबल होता है क्या हमें एक चीज का पता लगाना। मान लो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मेरे सबऑर्डिनेट को पता है कि मैं यहीं मिलूंगी, बाई चांस मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया, मैं चली गई, तो क्या मैं उसको मिलूंगी? तो पॉसिबल नहीं हो पाता यूजुअली कि हमें वो पर्सन जो चाहिए वो मिल जाए। दूसरी चीज, वेस्टेज मूवमेंट होता है प्लेस का। मतलब ये है कि गुड्स या कोई भी टूल वगैरह हमको जो चाहिए होता है उसका मूवमेंट वेस्टेज होता है, क्योंकि हम अब टूल रूम में हम बैठ के सारे टूल्स तो डिसाइड नहीं करेंगे कौन सी चीज कहाँ पड़ी होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें ऑर्डर लाइंस को फॉलो करना होता है कि कहाँ पे चीज जहां उसकी जगह है वहां हम उसको रख दे। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बस यही थे कि वेस्टेज ना हो, और दूसरा कि हिंड्रेंस ना हो, यानी कि कोई काम में या बिजनेस की एक्टिविटी में कोई रुकावट ना आए। और यही दो नेगेटिव पॉइंट्स थे कि वेस्टेज होता है मूवमेंट का, प्लेस या फिर कोई गुड्स या टूल का, और दूसरा कि हमें जो पर्सन चाहिए होता है वो पॉसिबल नहीं होता कि वो हमें उसी रिक्वायरमेंट के टाइम पे मिल जाए। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can. Thank you.